शुरू करते हैं हम आर्मी सोल्जर जीडी पेपर। मतलब ये वो गेस्ट पेपर है जिस गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आने की। ऐसे हम 3 पेपर सॉल्व करेंगे, तीनों पेपरों में से मुझे लगता है कि 100% पेपर कवर हो जाएगा। इसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनमें रीजनिंग में एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, जो क्वेश्चन मैं इसमें नहीं डाल पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो मैं डाल दूंगा और उससे नेक्स्ट में सारे के सारे और जो मिक्स है वो कवर हो जाएंगे। तीनों के तीनों पेपर अगर तुमने ढंग से करके गए तो गारंटीड पेपर उसी में से आना है। ठीक है, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार जब तक क्लियर नहीं हो जाते सारे डाउट्स तब तक इस पेपर को करते रहना है। तो आर्मी सोल्जर जीडी जैसे कि इनपुट मिली थी, इनपुट के हिसाब से और जैसा कि एनालिसिस किया था हमने पिछले 2018, 19 और 20 के जो भी पेपर हुए उन वीडियो के हिसाब से कि कैसा पेपर आता है, पता चल जाता है ना कैसा पेपर आता है। कैसा पेपर आता है, इस पेपर को देखा, इस पेपर को देखा, इस पेपर को देखा, तो उससे पता लग जाता है कि किस तरीके का पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु रॉट रामायण, रामायण किसने लिखी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इसीलिए अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो आप हिंदी में पढ़ लेना, जिसको जो भाषा लागू है, जिसको भाषा समझ में आती है वो देखना। हु रॉट रामायण, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने, है ना। रामायण अगर तुमने इस लॉकडाउन में रामायण देखी होगी तो रामायण में तुमने देखा होगा कि वहां पर, हालांकि वो पार्ट जब पहले रामायण आई थी उस समय नहीं आया था, लेकिन इस बार वो आया था कि जब लव और कुश ने बताया था पूरी रामायण, तो लास्ट में उन्होंने बोला था कि जब शुरुआत हुई तो उन्होंने बोला था कि वाल्मीकि का नाम लिया था, कि जो रामायण लिखी है वो पूरी की पूरी वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, फेमस कामाख्या टेम्पल लोकेटेड इन स्टेट, जो कामाख्या मंदिर है ये कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, असम में। वेरी गुड, असम में है। नेक्स्ट, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आगे पूरा है, यहाँ पर इतने क्वेश्चन पेपर में ये इतना ही आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। वेरी गुड, ये हो गया। नेक्स्ट, लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है या होती है। अभी यहां पर तुम्हें ऑप्शन देखने, क्योंकि होती कुछ और है लेकिन है कुछ और। समझ में आया, कितने हैं अभी इस समय, 545। तो इसका सही आंसर 545 है, तो तुमने 545 ही बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री, तृतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति, स्पेशली हर एक पेपर में राष्ट्रपति का क्वेश्चन भी आ जाता है कि राष्ट्रपति कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला राष्ट्रपति है उस समय उनके साथ जो उपराष्ट्रपति था वही उनके बाद का राष्ट्रपति बनता था। हालांकि अब ऐसा पैटर्न नहीं होता, लेकिन शुरू के अगर तुम 6-7 देखोगे तो ऐसे ही हुआ था, जो भी वाइस प्रेसिडेंट आया था वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बन गया। तो तुम एक चार्ट में याद कर लो, इस तरफ प्रेसिडेंट और इस तरफ वाइस प्रेसिडेंट। मैंने एक स्लाइड भी दिखाई थी, वीडियो उसमें है। ओके, वो द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, दूसरा प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, पुरी की रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर जगन्नाथ तो कोई भगवान ही नहीं है, शिव जी की थी, शिव जी का नाम जगन्नाथ है। कई लोग बोलते सर नहीं, विष्णु का मंदिर है। जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। जो जगन्नाथ, जब रथ यात्रा सुनी है, रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल। जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें बलराम की रथ यात्रा भी होती है और उनकी बहन सुभद्रा की भी रथ यात्रा होती है। किसका भाई था बलराम और किसकी बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण भगवान के। तो श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप माना जाता है भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, किसको माना जाता है, भगवान जगन्नाथ को। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है। दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इसलिए मैं जोर से भी बोल रहा हूं, समझ में आएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है, पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, जब किसी का हार्ट काम नहीं करता है, स्पेशली बच्चों की प्रॉब्लम है कि हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर उसको रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह एक नकली दिल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नकली दिल है, वो भी पूरा हार्ट का काम करता है लेकिन उसकी बैटरी चेंज करनी होती है। इसलिए जिसने पेसमेकर लगा दिया उसको हर 2 साल 3 साल जो भी उसकी बैटरी क्या होती है, डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए दोबारा साल 2-3 साल में बुलाते हैं, उसके पेसमेकर की बैटरी चेंज करते हैं। अगर पेसमेकर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो पेसमेकर को भी चेंज किया जाता है। ठीक है, हार्ट हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। भाई जिसने, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बांग्लादेश का क्या है राष्ट्रीय गीत, हाँ अमार सोनार, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए तो पूछा है, सार्क के कितने सदस्य देश हैं।
सार्क, सबसे पहले सार्क होता क्या है, क्वेश्चन अराइजेज कि सार्क होता क्या है। सार्क क्या है भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें कि कितने देश हैं, 7 देश हैं। कितने देश हैं, 7 देश है। कौन कौन से देश हैं 7, ये इसका सही ऑप्शन है। कौन कौन से देश हैं 7, भारत है, भारत के अगल बगल के देश देखो, बगल में कौन है, इधर चाइना है, लेकिन चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है। भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश, पाकिस्तान, खुद भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। याद रहेगा, यहाँ पर जो पड़ोसी देश है, एक बर्मा नहीं है और एक चाइना नहीं है, इन दोनों के अगल बगल बाकी जो देश है हमारे अगल बगल वो सारे के सारे, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ हुई थी इसकी, वो जब इस्टेब्लिश हुआ था तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में हुई थी। कब हुई, कहाँ हुई थी, ढाका में। मोहन बागान किस खेल की टीम है, मोहन बागान जो है भारत का एक क्लब है फुटबॉल का, और ये 1984 से लगभग ये असम में है, वेस्ट बंगाल या असम में, नॉर्थ ईस्ट में है कहीं, फुटबॉल का क्लब है। और ये इसको एशिया का कुछ अवार्ड भी मिले, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है एशिया का, भारत, हाँ भारत का तो है ही, एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, हाँ मोहन बागान, ठीक है। इसके इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो का जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, झांसी गया कोई, झांसी, झांसी एक्चुअली यूपी में आता है, वैसे जनरली झांसी यूपी में आता है, लेकिन है वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर। क्योंकि जब आपने यूपी का नक्शा देखोगे ना, तो जैसे भारत के नीचे श्रीलंका नहीं है अलग से छोटा सा, ऐसे ही यूपी के नीचे एक छोटा सा अलग सा दिखता है, वो झांसी है। अगर तुम्हें झांसी जाना है यहाँ से तो तुम्हें मध्य प्रदेश से होकर गुजर के जाना पड़ता है, बीच में मध्य प्रदेश का ग्वालियर आता है और फिर झांसी आता है। तो झांसी के पास ही खजुराहो है और वो पड़ता कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो क्लियर है, जो खजुराहो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, भाई तो फिलहाल तो चाइना है, लेकिन जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कुछ साल में भारत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही बेहतरीन गुफाएं हैं, जब तुम्हें मौका मिलेगा घूमने का तो जरूर जाना। मुझे लगता है कि 8वां वंडर या ताजमहल के सामने मैं बोलूँ तो 7वां वंडर ताजमहल से अच्छा एलोरा की गुफाएं हैं, इतनी मेहनत से और इतनी तरीके से बनाई गई हैं। ये अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं वे औरंगाबाद महाराष्ट्र के बिल्कुल पास हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 20-25 किलोमीटर। और जो अजंता की है वो थोड़ी सी दूर है, लेकिन है दोनों के दोनों महाराष्ट्र। हाँ जी, एक औरंगाबाद के लेफ्ट साइड में है और इनके दोनों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो कहाँ पर हो गई ये महाराष्ट्र में हो गई। ओके, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, हाँ अभी एक ही, पहले नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट थे लेकिन अब सब जगह हो गया है, हमारे पास एक ही ऐसा स्टेट है सिक्किम जिसके पास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, भाई हॉकी के खेल से संबंधित है। और इनको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन और, हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है, तो ये ध्यानचंद ही थे। ये भी यहाँ पर भी मैं दोबारा झांसी का नाम लूंगा। जब आप झांसी में जाएंगे, झांसी सिटी में चाहे बस से जाएं, रेल से जाएं, किससे भी जाएं, आप जैसे झांसी में एंटर करेंगे, एक बड़ी सी पहाड़ी है, झांसी में भी बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, तो उस पत्थर के ऊपर बड़ी सी एक पत्थरों की एक मूर्ति बना रखी है, ऐसे एक बंदा हॉकी स्टिक लेके ऐसे खड़ा है, तो मेजर ध्यानचंद ही है और उनका गाँव झांसी में ही था, ठीक है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है उनको। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, कंस्टिट्यूट, ठीक है, ये स्पेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलत है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है, भाई प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें बहुत सारी गैसें होती है, प्राकृतिक है ना, नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है इसमें, मीथेन, ठीक है, याद रखना है। स्पेलिंग इसकी थोड़ी यहाँ पर ई और आना। देखो ये पेपर जो आया है ये व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ऐसे एक एक क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं, किसी ने लिख के भेजा है, तो कभी किसी की राइटिंग समझ में नहीं आती है तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हों, लेकिन मैं उनको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। हो सकता है कोई आंसर आ रहा हो और वो ऑप्शन में हो ही ना, हो सकता है उसने 36 लिख के दिया हो, उसकी लिखावट ऐसी रही हो कि 36 ना दिखा हो या ढंग की फोटो ने खींची हो, तो हो सकता है किसी ऑप्शन में कोई गलत आंसर हो सकता है, लेकिन हम वही करेंगे जो सही आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है।
हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। भाई जब अब प्रतिशत की बात पूछी जाती है तो हमेशा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में ही पूछा जाता है, और क्योंकि नाइट्रोजन कितनी है 78%। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये 78 है, और ये ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। एक्चुअली होती 20 पॉइंट समथिंग है, लेकिन उसको 21 ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। साइंस शुरू हो गई है। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 764 वाट, 746 वाट, 674 वाट या 476 वाट। ये ऐसे कंफ्यूज करने वाला देता है कि सब के सब सही लगते हैं, है ना। तो 746 वाट होता है, एक्चुअली होता है 745.6 ऐसा कुछ है, लेकिन उसको 746 वाट ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। भाई पृष्ठ तनाव पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, मैंने काफी ये एनालिसिस किया हुआ है कि पृष्ठ तनाव पे एक क्वेश्चन आ जाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैंने बोला कि जो पानी की बूंद होती है वो एक सामने इकट्ठी क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। तो सरफेस टेंशन का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, यूनिट सरफेस टेंशन की यूनिट जो होती है कि न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है रेबीज होता है। कैसे होता है रेबीज, रेबीज हो सकता है बैक्टीरिया पैदा हो जाते हो या वायरस पैदा हो जाते हो, लेकिन इसका जो मेन है वो होता है कुत्ते के काटने से, डॉग बाइटिंग से। ठीक है, और नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि किसी पेपर में छूटता ही नहीं है। ये और इसका जो दूसरा भाई है कि दूसरी लार्जेस्ट ग्लैंड, तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत। कौन सी है, लिवर, यकृत। थर्ड क्वेश्चन देखो, ध्वनि की चाल मापी जाती है। स्पीड ऑफ साउंड मीजर्स इन, स्पीड ऑफ साउंड मीजर्स इन, बताओ भाई, हाँ बताओ, कौन बताएगा। क्या होती है ध्वनि की चाल, अभी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। अभी तो तुम मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, फिर डेसिबल कहां से हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन। हाँ, ध्वनि की माप किस में नापी जाती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है ना, तो फिर डेसिबल कहां से आ गया, चाल बोल रहा है, ध्वनि को नहीं बोल रहा है, चाल बोल रहा है। इसको समझना है, किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर इनमें होती है। समझ में आया। तुम नापते किसमें, डेसिबल को, ध्वनि को, ध्वनि को नापते हो। जो तुम्हारे स्पीकर से ध्वनि निकलती है वो कितनी डेसिबल से जा रही है, ऐसा थोड़ा ना बोलता है वो तो मीटर पर सेकंड से ही जाएगी ना, वो डेसिबल से निकलेगी। दोनों में अंतर है कि नहीं है, समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। चाल की जहां पर भी बात आ गई, जहां पर भी स्पीड की बात आ गई, वहां पर तुमने डेसिबल नहीं करना, वहां पे मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर ही होगा। ढंग से समझ लो, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो बोलता है कि भैया ध्वनि का मात्रा क्या है, क्या बोलता, ध्वनि का मात्रा क्या है, तो तब तुम बोलते डेसिबल है। उसने बोला ध्वनि की चाल किस में नापी जाती है, या तो मीटर पर सेकंड में, जो तुमने खुद ही बोला, अभी कितने बोली थी, फिर खुद तुम उसके पीछे मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो डेसिबल। समझ में आया। एक नंबर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। विद्युत एसआई मैंने बोला जितने भी एमकेएस प्रणाली के मात्रक होते हैं, एमकेएस की फुल फॉर्म आ जाती है मीटर किलोग्राम सेकंड, जो भी उसके मात्रक होते हैं वही एसआई प्रणाली के, वही स्टैंडर्ड वाले हैं। तो कैसे पता चलेगा क्या होता है विद्युत का। विद्युत, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, यहां पर होना चाहिए था विद्युत धारा, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जगह होना चाहिए करंट। जिसने भी लिख के भेजा है, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इस क्वेश्चन में, ये होना चाहिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। क्या है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा बल्कि वहां पर करंट होगा। धारा बोलते हैं ना, धारा, कितना करंट बह रहा है। ओके, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही क्या है, ए बी पॉजिटिव है। सर्वदाता अगर बोलता तो सर्वदाता क्या है, ओ होता है। ठीक है, सर्वदाता ओ होता है, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी है, क्योंकि सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ रहा है, यूनिवर्सल डोनर पूछेगा तो तब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में क्वेश्चन पेपर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, C/5 बराबर F-32/9 बताया था ना। तो इसको हम चेंज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? यहां पर हीलियम तो दिया ही नहीं है। हीलियम क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज हीलियम? यार जब हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं तो वो हीलियम ही तो बनता है। 1H1 जब हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? क्या एटॉमिक नंबर है हीलियम का? सबसे पहले एक सबसे पहले किसका है? हाइड्रोजन का, और 2 किसका है? हीलियम का है। तो जब 2 हाइड्रोजन के मिलेंगे तभी तो हीलियम बनती है। तो वो भी बोलते हैं ना हाइड्रोजन के गुब्बारे। जब कोई बड़ा फंक्शन होता है जो गुब्बारे छोड़ते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है। गैस के गुब्बारे जो सुना जो तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस, ये गलत क्वेश्चन छपा हुआ है, इसके ऑप्शन गलत है। हंसने वाली गैस कौन सी होती है? कौन सी होती है? कौन सी इनमें से? इसमें है नहीं, इसका ये ऑप्शन में ये होना चाहिए N2O। कौन सी होती है? N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, N2S लिखा था ना, गलत था। हो सकता है ऐसा ऑप्शन में दिया होगा तो नन ऑफ दीज लिख देना। इसका सही आंसर क्या होगा फिर? नन ऑफ दीज होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। थर्मामीटर में कौन सी गैस भरी होती है? गैस तो होती नहीं है उसमें, धातु है। कौन सी धातु होती है? मरकरी। कौन सी स्टेज में होती है? मरकरी पे 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो वो मेटल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। मतलब जो एक अकेला मेटल ऐसा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है? द्रव्य अवस्था में रहता है। पारा जिसको हम बोलते हैं ना पारा, तो वही पारा डाला जाता है किसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर। ठीक है। थर्मामीटर में कौन सी धातु? गैस नहीं है, गैस नहीं है, कौन सी धातु है? समझ में आया? किसी क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 29, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 36.9 डिग्री क्या गलत है? 37 डिग्री क्या गलत है? -40 डिग्री गलत है? क्या होता है? ये देखो, ये सारे के सारे सही लग रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन अगर ये सेंटीग्रेड होता तो, अगर ये सेंटीग्रेड होता तो यहां पर 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है, ये इसका सही आंसर है। अगर सेंटीग्रेड में देगा तो 36.9 देगा या फिर 37 डिग्री देगा, वो दोनों के दोनों बात एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? श्रव्य तरंगे वो होती हैं जो ऑडिबल वेव्स बोलते हैं, जिनको जो हमको सुनाई देती है। मैंने बताया था 3 तरीके की वेव्स होती हैं, है ना, 0 से 20, 20 से 20,000 और 20,000 से ऊपर की। तो जो श्रव्य तरंगे जो ऑडिबल वेव्स होती है उनकी कितनी होती है? कहां पर है? ये रहा। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया ए, 20 से 20,000। हाँ बोलो, 20 से 20,000। फाइंड द सम ऑफ, अभी मैथ शुरू हो गई, 31वां क्वेश्चन मैथ्स का है। फाइंड द सम ऑफ 1/2, 1/3, 1/4। देखो ये क्या है? इनको मैंने बोला ये फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन है, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। तो जब ये भिन्नों की नौबत आती है तो हम इनको प्लस प्लस करके जोड़ देते हैं। जो नीचे वाले होते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 2, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला जब भी तुमने एलसीएम लेना है तो तुमने सबसे बड़ी डिजिट देखनी है। क्या है ये? 4। क्या 2 से भाग हो जाता है? हाँ हो जाता है, तो 2 को भूल जाओ। 3 से होता है? नहीं होता है। 4 दूनी 8 करो, 8 होता है 3 से? नहीं होता है। 4 तिया 12 करो, 12 होता है 3 से? हाँ होता है। तो इसका मतलब 12 ही इसका एलसीएम है। ये तो क्लियर हो गया कि नीचे क्या आएगा? 12 आएगा। अब ऊपर कितना आएगा? ऊपर ये आएगा 2 6 12 प्लस 3 चौको 12 प्लस 4 3 12, यानी 6 और 4 10 और 3 13, यानी क्या आएगा आंसर? 13/12। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। आता है समझ में, है ना? यही इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 का होल स्क्वायर क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूले को एलिबोरेट करना है ना? क्या होगा? x + 2 का स्क्वायर, मैंने बोला a² + b² + 2ab। तो 2 कितना है? 2 तो 2 है। a कितना? x है। b कितना है? 2, 2 2 जा 4x। तो क्या आएगा? x² + 4 + 4x। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन बी है। अच्छा सी होगा, ये सी होगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले को एलिबोरेट कर दिया। नेक्स्ट चले, कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ढंग से समझने की जरूरत है, ढंग से इन द सेंस समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीके से। अब सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। 3 तरीके से सॉल्व करने का तरीका, पहला तो तुमने इसको सीधा इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया, है ना, जैसा दे रखा है क्वेश्चन। वेरी सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। भाई 249 को 249 से मल्टीप्लाई करना, फिर 248 को 248 से मल्टीप्लाई करना, फिर क्या होगा, दोनों जो इस वाले का आएगा उसमें से इसको घटाना, पहली बात। ठीक है, दूसरा कैसे हम इसको कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ में आया, होता है ना एक फॉर्मूला। यानी ए की जगह मैं 249 रख दूं, बी की जगह मैं 248 रख दूं, तो ये क्या होगा, 249 माइनस 248, है ना, और 249 प्लस 248, यही होगा ना। अब इक्वल टू मैं करूं तो ये तो 1 आ गया, ये क्या आ गया, 1 गुणा गए, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 8, ये देखो 250 और 250 कितना हो गया, 500, 2 इधर कम है 1 इधर कम है, 3 कम हो गए तो 4 क्या हो गया, 497 हो गया, हो गया ना 497, और 497 कम 497। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया राहुल। मतलब क्या है कि ये जो 2 क्वेश्चन, या तो हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, 2 चीज समझ में आ गई। तीसरा सबसे आसान तरीका, अगर ढंग से देखना, इधर नहीं ऑप्शन में 497 नहीं है, कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 497 होना चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है, ये होगा इसका बी, ये होगा मुझे लग रहा है, ये वाला होगा। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चनों में गलतियां हैं। अभी मैं बताता हूं इसका एक सबसे आसान तरीका। एक तो फॉर्मूले से कर दिया, एक किससे कर दिया, नॉर्मल रूल से कर दिया। जब भी दोनों डिजिट एकदम आमने सामने की हो, आमने सामने का मतलब समझ रहा है, 249 और 248, 249 और 248, मतलब दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 का अंतर होगा भी नहीं, 1 का अंतर होगा जब, यानी अगर 11 और 12 होगा, 15 और 16 होगा, 80 और 81 होगा, 100 और 101 होगा, तो तुमने जब ऐसा माइनस दिया हो ना, सीधा इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 8 और 9 17, 1 4 और 4 8 और 1 9 और 2 और 2 4, 497। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। कैसे, ये देखो मैंने तुमको बोला 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। आपस में क्या करना है, 11 और 10, यही इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100, 121 में से 100 गए, आ रहा है ना आंसर भाई। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब ये कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, क्रमागत संख्याएं होंगी, तो हमने उन दोनों को आपस में जोड़ देना, वही उसका आंसर है। ये 497 ही है, ये जो ब्राउ वाला बी वाला है, ठीक है। मैंने बोला था ना पहले, ऑप्शन में हो सकता है कुछ हेर फेर हो, न समझ में आया हो, लेकिन हम सॉल्व करके उसका सही आंसर निकालेंगे, और सही आंसर इसका ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर निकालना है, किसका, मैंने क्या बोला, जब तुमको किसी चीज का, बड़ी चीज का स्क्वायर बोलेगा तो वो 100 के नजदीक होगा, 200 के नजदीक होगा, ताकि तुम उसको माइनस कर सको। कैसे माइनस करोगे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जनरली अगर मैं तुमको बताऊं तो इसका आंसर 2 दूनी 4, यानी वो आएगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। किसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 है, और इसके लास्ट में 4 है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। एक तो रूल से हमने किया, यहां से हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगर तुमको ये नहीं फॉर्मूला याद आ रहा तो तुम सीधा यहां से देख लो कि 102 का स्क्वायर है, तो भैया 2 दूनी 4, यानी वही संख्या होगी जिसके लास्ट में 4 होगा, यानी ए और बी में से होगी। भाई 5 डिजिट का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 6 ही होगा, तो इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। समझ में आया। 102 का जब हम स्क्वायर करेंगे, करके देख लेना, यही आंसर आने वाला, ठीक है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 12, 24 और 30 का। हमारे पास कितने तरीके हैं एलसीएम निकालने के, ढेर सारे तरीके हैं। दो तरीके हम जो नॉर्मल क्लास में यूज करते हैं। मैंने बोला जब भी तुमने एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी वाली संख्या को देखना है। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है इसमें, 30 है। क्या 12 से 30 में भाग जाता है, नहीं जाता है। क्या 24 से जाता है, नहीं जाता है। 30 का दुगुना करो कितना हो गया, 60। क्या 12 से जाता है, हाँ जाता है। 12 को काट दो, 12 को काट दो। अब 24, लेकिन 60 में 24 तो नहीं जाता, लेकिन अभी मैं और आगे करता हूं। 30 थे 90, 90 में भी नहीं जाता 24 का। 30 चौको 120, 30 चौको 120, 120 में जाता है 24 का, हाँ जाता है, हाँ जाता है। उसके पंजे 2, 24, 5 जो 120 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 120 होगा। होगा, ठीक है। अभी देखो और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मैंने बोला 12 के गुणनखंड करो तो 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3। 24 के करो तो भाई 12 की तरह तो है, ये 2 ही तो ज्यादा है, तो लो 2 गुणा गए, इसको इसी की तरह लिख दो 2 गुणा गए 3। अब 30 की बात आएगी तो 30 होता है 15 दूना 30, यानी एक तो 2 हो गया, और जो 15 है वो 5 गुणा गए 3 हो गया। यानी जब मैं 30 का करूंगा तो 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5 हो गया। फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है। हम जो अगर लंबे रूल से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, हमको उसको 2 टुकड़ों में करके करना है। अब मैंने बोला एक के सारे ले लो, इसके सारे ले लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 तिया 24। अब आ जाओ यहां पर, 1 2 पहले आ चुका है, 1 2 ये भी आ चुका है, 3 3 भी आ चुका है, इससे इसमें से कोई नहीं लेंगे। अब 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 एक 5 ही बच गया, तो 24 पंजे 120। क्या आंसर आया, 120। ऐसे करके करेंगे तब भी 120 आ जाएगा। जब हम HCF निकालते हैं तो हम उसमें जो कॉमन होता है वो देखते हैं, और जब हम LCM निकालते हैं तो सारे के सारे देखते हैं, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। किसी बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे ये गलत दिख रहे हैं, क्योंकि कभी भी आयतन होगा ना तो वो क्यूब में आएगा। जो वॉल्यूम होता है वो किस में आता है, क्यूब में आता है, क्योंकि वॉल्यूम लंबाई गुणा गए चौड़ाई गुणा गए ऊंचाई है। क्या है, लंबाई गुणा गए चौड़ाई गुणा गए ऊंचाई है। भाई लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो ऊंचाई भी मीटर में, तो मीटर 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 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो वो मीटर क्यूब ही तो होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये तो बात क्लियर है। दूसरी बात मैंने बोला किसी बेलन का आयतन क्या होगा। क्या होता है बेलन का, सिलेंडर। बताओ सिलेंडर का आयतन क्या होता है, क्या होता है सिलेंडर का। यहां पर ये पूछ रहा है हमको किसी बेलन का आयतन। इफ सिलेंडर है जिस बेस रेडियस आर कितना है इसमें, ये आर कितना है 6 है। दूसरा क्या है एच, एच कितना है, क्या फॉर्मूला होता है इसका 1/3 कि पाई आर स्क्वायर एच। चलो फॉर्मूले पे जो भी फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया था मेंसुरेशन की सबसे आसान ट्रिक। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, 100% फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। एक बार देख लो तुम उसका फॉर्मूला, तुम डाउट में हो। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए और तुम लोगों की समझ में क्या लगे तुम्हें कि नहीं यार ये तो नहीं आ रहा, मैं इसका फॉर्मूला भूल गया, तो तुमने ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भाग हो जाता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भाग हो जाता है। कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, डी कैसे हो रहा है भाई, 8 रेग 9, 2 में से 9 गए 7 आ रहा है। ये तो कौन सा हो रहा है, 521 कैसे हो रहा है, 5 और 1 6, 6 में से 2 तो 4 आ रहा है। सी 7 और 2 9, 9 में से 9 गए 0। यस, इसका मतलब होना हो सही आंसर ये सी ही है। होना होनी इसका सही आंसर क्या है, सी ही है। क्या होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जब तुम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देख लो, मैंने देख लिया 22/7 गुणा के 6 गुणा के 6 गुणा के 7, 7 से 7 कट गया, 6 6 का 36 गुणा के 22, 36 गुणा के 22 हो गया। तो 36 दूना बताओ 72, 36 दूना 72, 2 9 792। क्या आ रहा है 792 सामने है, 792 सामने है। समझ में आया।
792 सामने आया समझ में आंसर। मैंने क्या बोला कि पहले तुमने 100% क्या करना है कि फॉर्मूले की तरह ही सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में 11 से जो डिवाइड किया तुम्हें सीधा दिखा सी है, ये इसका आंसर है। आया ना वही आंसर। ऐसे ही होता है मेंसुरेशन में, 95% क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत क्या है? 24 है। 3 संख्याओं का औसत 24 है। अभी देखो इसमें भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, ये इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है। मुझे लग रहा है जो हमने लिखा था हो सकता है ये 35 हो। अब 35 कहाँ से आया मैं बताता हूँ। 3 संख्याओं का औसत क्या है? 24 है। क्वेश्चन करने के इसके भी बहुत सारे तरीके, लेकिन जो सिंपल तरीका हम वो करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 24। उनमें से एक संख्या कितनी है? 18। एक कितनी है? 19, है ना। अब वो बोल रहे कि तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? भाई किसी चीज का औसत अगर 24 है, किसी चीज का औसत 24 है, तो इसका मतलब क्या है? जो उसकी संख्याएं हैं बगल में हैं, उन जब दोनों को उसके साथ जोड़ेंगे तो 24 का 3 गुना आएगा। तभी तो 18 में कितना कम है 24 के लिए? 6 कम है। ठीक है, 6 कम है। 19 में कितना कम है 24 के लिए? 5 कम है। 6 और 5 11, एक तो 24 है ही, 24 और 11 35। इसका सही आंसर क्या आएगा? सी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बोला कि कितना है? 18 है, 19 है और x है। 19 ही था ना, और बटे 3 है, यही तो 24 आया था। ऐसी तो था क्वेश्चन, यही तो 24 आया था। मैंने 18 और 19 को जोड़ा तो कितना हो गया? 37 हो गया, प्लस x हो गया, और 24 दिए कितना हो गया? 72 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? उधर जाएगा ये, तो 72 माइनस 37 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये सीधा कर सकते हो तुम कि 24, अगर उस 3 का 24 है तो जब वो टोटल करूंगा मैं, 3 का जब 24 है तो टोटल करूंगा तो 24 तिया 72 हो जाएगा। जब मैं टोटल करूंगा तो 24 तिया 72 हो जाएगा, और 18 और 19 37 होता है, तो 72 में से मैं 37 को घटाऊंगा तो 35 आएगा। यही इसका आंसर होगा, और सी वाला इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? है 3 तरीके से हमने एवरेज वाला क्वेश्चन ये कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इस पर रिविजन अभी करेंगे। 38 क्वेश्चन 1000 रुपए पर 3 साल के लिए 6% सालाना ब्याज की दर से 1000 रुपए पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? भाई कितना है प्रिंसिपल अमाउंट? 1000 रुपए है। कितना परसेंट है? 6% है। 1000 रुपए क्या कितने साल के लिए? 3 साल के लिए है। तीनों चीजें हमको दे रखी है, हमको SI निकालना है। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI बराबर क्या होता है? P इंटू R T अपॉन 100। लेकिन मैंने बोला अगर तुम्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी खत्म करनी है, तो 3 साल के लिए 1000 रुपए के लिए 3 साल के लिए भाई 6% है। कितना है? 6% का मतलब क्या होता है? 6/100। 6/100 यानी 3/50, यानी 3/50। एक साल में 1000 का 3/50 है ना, और 50 20 दिया 60, यानी एक साल में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है? 60 रुपए। एक साल में जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है? 60 रुपए। तो अभी मुझे क्या चाहिए? 3 साल में। एक साल में 60 रुपए ब्याज लग रहा है, 3 साल में कितना लगेगा? 6 × 18 180। सही आंसर ये है ना। अगर चाहो तो P इंटू R इंटू T 100 से करोगे तो 1000 गुणा गए 6 गुणा गए 3/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 × 18 10 की 180। ये भी आ गया, ये A वाला। समझ में आया? किसी भी तरीके से जो अच्छा लगता है वो कर लो। नेक्स्ट है ए वेंडर loses the SP of 4 oranges when selling 36 oranges. Find out the loss percent. वो बोल रहा है कि एक दुकानदार को जब उसने अपने 36 संतरे बेचे ना, 36 संतरे बेच दिए तो उसको 4 संतरों का नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जब उसने इस क्वेश्चन को समझने की निहायती जरूरत है, क्योंकि इसको करने के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। एक जो दुकानदार था जब उसने अपने संतरे बेचे तो उसको 36 संतरे जब उसने बेचे तो उसको 4 संतरों का नुकसान हुआ। तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 2 तरीके से क्वेश्चन। यानी जब उसको 4 संतरों का नुकसान हुआ, यानी उसके 40 संतरे रहे होंगे खरीदे हुए, है ना, और उस 36 के संतरे पे उसने बेच दिए, इसका मतलब उसको 4 संतरों का नुकसान हुआ। पहली बात ये।
अब मैंने क्या बोला, जब मैंने तुमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो प्रॉफिट मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट का परसेंट होता है, जो लाभ का परसेंट होता है या जो लॉस का परसेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी करते हैं या लॉस अपॉन सीपी करते हैं और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। बोला था ना मैंने, हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, हमेशा हम जो लाभ और हानि है वो किस पे निकालते हैं, हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक भाव का केस है। भाव का केस का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में उसने पैसों का जिक्र नहीं किया है। पैसों का जिक्र किया है क्या, नहीं किया है। उसने बोला कि 4 संतरे का नुकसान हो गया। कितने संतरे का, अब उसने यहां पर खुद ही बोल दिया कि 4 संतरे का नुकसान हो गया, तो अभी हमको पता ही है कि जो भी परसेंट होगा वो हानि का होगा। लेकिन अगर वो ये बोलता कि जितना 40 संतरों का क्रय मूल्य है उतना 36 संतरों का विक्रय मूल्य है, वो क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस आर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, व्हाट इज हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट। उस समय तुम्हें अपने दिमाग से लगाना है कि लॉस और यहां पर क्या है, उसने खरीदे ज्यादा थे बेचे कम है तो उसको नुकसान हुआ, तो तुमने उसमें 40 माइनस 36 करना है, 4 का नुकसान हुआ है ना। अब 4 का नुकसान हुआ, यानी 4 का नुकसान हुआ उसको यहां पर उसने तो पहले ही बोल दिया तो उसको 4 का हुआ, उसने तुमको कंफ्यूज किया ही नहीं। ठीक है, 4 बटे क्या होता है लॉस का, लॉस परसेंट क्या होती है, 4 बटे 40 क्यों, हानि हुई ना। मैंने क्या बोला, जब पैसे की बात होगी तब सीपी लेना है, जब भाव का केस होगा, जब संतरे घोड़े ऐसा बोला होगा, उस समय तुमने जो बेचने वाला है वो नीचे लिखना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। पैसे का जिगर है क्या क्वेश्चन में, है पैसे का जिगर। इसका सही आंसर डी है, जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे 11.1 ऐसा कुछ आ रहा है, ऑप्शन में मत ढूंढो। समझ में आया, मतलब क्या है कि जब मैं इसको कार्य करूंगा तो 4 नंबर 36 और 9 से जब करूंगा तो 9 कितना आता है, 9 11 की 11.1 आ गया। तो वही सी डी वाला इसका आंसर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर तुम्हारे पास पैसों की दी होती कि भैया 36 रुपये में बेच में उसको 4 रुपये का नुकसान हो गया, तो तब तुम सीपी से लेते। समझ में आया। लेकिन जब उसने यहां पर ये दिया है तो तुमने इससे लेना है। वीडियो सबको मिल जाएगा, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो तुमने एसपी को नहीं, उसमें सीपी को नहीं लेना है, नीचे एसपी को लेना है। पैसे में जब होगा तब सीपी को लेना है। भाव का केस अलग होता है और मोल का केस अलग होता है, मोल भाव बोलते हैं ना, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में वो बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल, एक्चुअली एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसका पूरे का एरिया कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। वो बोल रहा फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर की जगह यहां पर अगर सरकमफ्रेंस बोलेगा, क्या बोलेगा, सरकमफ्रेंस, तो वो ज्यादा सही वर्ड होगा इसके लिए, क्योंकि पेरीमीटर इज नॉट अ वर्ड यूज फॉर दिस स्क्वायर और दैट सर्कल। हम यहां पर जो स्क्वायर होते हैं या जो पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल्स होते हैं, उनके लिए पेरीमीटर यूज करते हैं, इसके लिए हम सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। अब मुझे जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर, यानी मुझे 2 पाई आर से इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। लेकिन मेरे पास आर तो है ही नहीं, मेरे पास आर तो है ही नहीं। आर कहां से आएगा, आर मैं यहां से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर उसने मुझे दे रखा है कि 154 मीटर स्क्वायर है। उसने मुझे पाई आर स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो 154 बटे पाई हो जाएगा, 154 बटे पाई हो जाएगा। ठीक है, और आर इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं इसको 154 यहां पर लिखा, पाई को क्या लिखूंगा, 22/7, 22/7। तो 7 का भी, हर का भी हर, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहां चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। दुश्मन का भी दुश्मन दोस्त बन गया, ऊपर चला गया। ये मीटर स्क्वायर पीछे ऐसे का ऐसे ही है, मीटर स्क्वायर ऐसे ही है कि जो ये पाई था 154 जो मीटर स्क्वायर था। अब देखो 22 यानी 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44, फिर 2 यानी 7, यानी जो आर स्क्वायर आया
जो क्या आया आर स्क्वायर आया, वो क्या आया 7 गुणा के 7 मीटर स्क्वायर आया ना। अब मैं सिर्फ आर लूंगा तो एक साथ आएगा इसमें से, है ना, ऐसे ही होता है ना भाई। 7 से तो आर स्क्वायर कितना आया था 7 सता 49, यानी आर कितना आया स्क्वायर रूट 49, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर। अब वो मीटर स्क्वायर था ना, वो भी तो घात 2 थी, अब एक बच जाएगा, इसीलिए वो मीटर आया। इसीलिए जो हम मीटर सेंटीमीटर लगाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है क्वेश्चन के पीछे। अगर तुमने वो आंसर में नहीं लगाया तो तुम्हारा आंसर वो गलत होता है। समझ में आई बात? तो ये मीटर इसलिए 7 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आर मुझे पता लग गया क्या है, क्या है आर 7 मीटर है। अब मुझे क्या निकालना है 2 पाई आर निकालना है। तो 2 पाई आर यानी 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 7, 7 से 7 कटा 22 दूना 44, तो है 44 कहीं सी ऑप्शन में। कहां पर है सी ऑप्शन में। तो क्या आ गया इसका सही आंसर सी 44। समझ में आया कि नहीं आया भैया? क्या सीधी सी बात क्या थी कि जो उसका एरिया था, जो उसका 2 पाई आर, जो उसका पेरीमीटर था, जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर था, और जो उसका एरिया था वो कितना था पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, पहले यहां से आर निकालना था, यहां से मुझे आर पता लग जाता क्योंकि मेरे पास ये रहा ये, और इस आर निकल जाता तो इससे मैं इसका आंसर निकाल देता, तो ये 44 आया, यही इसका आंसर है। समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कट पीट रहा है। 22/7 दे रखा है, कभी भी वो देगा ना 22/7 तो ऐसे ही देगा। अब मैं इस क्वेश्चन को भी तुमको ना उसके तरीके से बता देता। किसके तरीके से? 11 के तरीके से। तुम 11 से डिवाइड होता है, कौन सा होता है 11 से डिवाइड? डी भी हो रहा है, लेकिन डी किस में है मीटर स्क्वायर में तो नहीं होगा ना। पेरीमीटर कभी मीटर स्क्वायर में होता है क्या? नहीं होता ना, तो जुड़ रहा है ना आपस में, मीटर 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 जुड़ रहा है आपस में, तो इसलिए इसका सही आंसर सी को। देखो इसमें भी वो जो मैंने बताया था 11 से जो भाग होता है, अभी हमारे दिमाग में सबके ये 11 से ये भी भाग हो रहा है, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर यही होता है। लास्टली लास्ट ऑप्शन मेंसुरेशन का तुम्हारे पास यही है। 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आते हैं, तुमने इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्क एंड टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। इसका मतलब क्या है कि A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है। एक ही काम है, काम क्या है एक ही है, पर एक 10 दिन लगाता है, दूसरा थोड़ा सा कामचोर है वो 15 दिन लगा रहा है। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ वर्क दे कैन डू टुगेदर इन 3 days। अब उन दोनों ने मिलकर काम किया 3 दिन, और उसके बाद वो दोनों चले गए। 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा? भाई मैंने बोला पहले तो तुम ये देख लो कि उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। क्या है 10 दिन में ए कर रहा है, 10 दिन में ए कर रहा है, बोलो 15 दिन में बी कर रहा है। 10 गुणा के 15/10 प्लस 15, 10 15 के 150/25, 25 छक्का 50, यानी कितना आ गया 6, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट, 6 दिन में काम कंप्लीट। इसका मतलब क्या है 3 दिन में कितना काम करेंगे वो? भाई 6 दिन में काम कंप्लीट कर दिया तो 1 दिन में कितना, 3 दिन में कितना करेंगे? आधा करेंगे। इसका सही आप समझ में आया? एक तरीका ये तरीका आता है ना सबको। या अगर तुम अलग अलग निकालोगे तो ए का 1 दिन का काम 1/10 और बी का 1 दिन का काम 1/15, 3 दिन का काम 3/10 और 3 दिन का काम 3/15। दोनों ने मिलकर किया तो कितना किया होगा? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो इसका एलसीएम लिया 30, तो 10 दिया तो 3 3 9, 15 दूना तो 2 3 दूना 6, 9 और 6 15, यानी 15/30, 15/30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2, 1/2, यानी 1/2 काम किया होगा उन्होंने 3 दिन। ऐसा भी हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 2 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि सीमा की आयु एवं राहुल की आयु 16 एवं 17 एवं 10 वर्ष है। सीमा 16, राहुल 10। 10 साल के बाद सीमा राहुल से कितनी बड़ी होगी? हाँ, कोई क्वेश्चन में कुछ अंतर ही नहीं है, कोई बात भैया। जितने साल का गैप आज है वही तो 10 साल, कितने साल बाद भी बोलो उतने साल का गैप होगा ना। कितने साल का गैप है आज? 6 साल का। कितने साल बाद भी बोलूं, बुढ़ापा आ जाएगा तब भी बोलूं तो 6 साल का ही गैप रहेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीमा की आयु एवं राहुल की सीमा की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी है ना, 2 गुनी। ऐसे यहाँ पर नहीं है, पर ऐसा बोलेगा कि राहुल की सीमा की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी है और राहुल की आयु 10 साल है।
तो 15 साल बाद उनकी क्या होगी, तो वो सोचते हैं कि 10 दो गुनी है, इसका मतलब 10 दूनी 20, तो 15 साल बाद ये 25 का हो जाए तो 25 दूनी 50 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, साल तो साल से जुड़ेगा, है ना। तो सही आंसर 6 साल। ओके नेक्स्ट 43, 15% ऑफ 15, 15% ऑफ 15 क्या होगा, 15% ऑफ 15, 15% ऑफ होगा, मैंने क्या कैसे होता है ये, हाँ 15/100 गुणा गए 15, 15 15 की 225, 100 से भाग करेंगे तो 2.25, ये रहा। मैंने बोला ना जब किसी भी चीज को वो 225 ऊपर आ रहा था, नीचे 100 आ रहा था, जब हमने उसको भाग किया तो 2 जीरो हैं तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये मिट जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ पदम नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज 2.5 इंटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होती है, और भिन्न को हम जो भी दशमलव होते हैं हम उनको भिन्न में बदलते हैं। 0.25 है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो जैसे मैंने इसको नहीं करा था अभी, इसको मैं इसका उल्टा कर दूंगा। मुझे इससे दशमलव हटाना है, मुझे क्या हटाना है, दशमलव हटा दिया मैंने इससे दशमलव, इससे मैंने दशमलव हटा दिया, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, तो मैं 2 जीरो लिख दूंगा, कितने लिख दूंगा, और इसके आगे लिख दूंगा 1, है ना, इसके आगे लिख दूंगा 1। अब ये क्या कटता है, हाँ कटता है, 25 से कम 25 को 1/4 है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन है, क्या है, सी ऑप्शन है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड। ये क्वेश्चन मैंने एक दिन क्लास में पहले भी करवाया है, और ये क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन तुमने करनी है, मैं समझा देता हूं। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम। एक कमरा है भाई, मैंने बोला यहाँ पर समझने की, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज है जो तुमको समझना उसको ज्यादा जरूरी है। ये एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन का एक जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन भी है, बहुत सिंपली तरीके से समझ में आ जाता है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का पता होना जरूरी है। ये कोना है, ये है एक रूम। अब इस रूम में एक डंडा रखना है, कितना बड़ा से बड़ा डंडा आ जाएगा इसमें, तो इस कोने से इस कोने के जो मैं मिलाऊंगा तो वही इतना बड़ा ही डंडा आएगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो लेंथ है क्या चीज है, वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी ये 10 है, ये कितना है, ये भी 10 है ना, और ऊपर 5 है। हाइट बोला है क्या उसने कहीं पर, लेखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी चलेगा। 10 10 और 5 है, 10 10 और 5 है। अब तुमको एक तो ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, इससे निकल जाएगा ये, है ना, और तुमको क्या चाहिए, ये पता लग गया, ये पता है, ये निकालना है। कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम से होगी, सॉल्व करके आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इसका आंसर मैं जो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और तुम लोग मुझे अभी चेक करवा के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, लंबी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 46 से 50 है, जो 46 से 50 है, उसमें अब लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग में 2-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। उसके लिए मैंने हमेशा पहले बोला कि ABCDEFGH आपको लिख देने हैं, ताकि आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाए। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एग अनुपात अंडा अनुपात मछली, तो क्या अनुपात प्लांट। अरे जो अंडे से क्या बनती है, मछली बनती है, तो पौधा किससे बनता है, बीज से बनता है, बिल्कुल सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फॉर्म द गिवन फॉर कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को पूरा करना है भाई, सीरीज को पूरा करना है। कैसे होगी सीरीज पूरी, क्या है, 6 13 25 51 101, क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है, उसकी पहले उसकी क्वालिटी को समझो, क्या अंतर है, 6 गुणा गए 2 और 1 जोड़ दिया, 13 गुणा गए 2 1 घटा दिया, 25 गुणा गए 2 1 जोड़ दिया, 51 दूनी 102 1 घटा दिया, 101 दूनी 202। अब क्या होगा, 1 जुड़ेगा या घटेगा, 1 जुड़ेगा, तो 101 दूनी 202 में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 203 आएगा। तुमने उसके भाव को समझना है कि किस तरीके का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वही लास्ट में भी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 48, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा है, DDY। मैंने हमेशा बोला है कि जब तुम्हारा पेपर शुरू होने वाला होता है, पेपर का टाइमिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम्हें आंसर शीट्स मिल गई हैं, जहां पर तुम्हें रफ वर्क करना है वहां पर तुमने क्या लिख देनी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिया। अब इनको नंबरिंग दे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26,
है ना, फिर नीचे से एक बार दे देनी 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 24 25 26। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन तुमने लिखनी है पूरी की पूरी। अब तुमको बोला कि एक सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा, DDY लिखा, यानी सी के बदले डी लिख दिया, यानी जो तुरंत आ रहा है उसको लिख दिया। नहीं मुझे क्या लिखना है बी, तो बी के बदले सबसे बी के बाद क्या आता है सी, यानी ये तो सी आएगा पहला। दूसरा उसने बोला ए के बदले डी, यानी 1 2 2 को छोड़ा है ना बीच में, तो मैं इसमें 2 को छोड़ूंगा, डी के बदले जी आ जाएगा, सी जी। तीसरा क्या है वाई। इतना ही देखना है मुझे इतना ही देखना है। ये क्या 2 छूटने के बाद क्या आ रहा है 1 2 3, ए बी सी डी। ए के बाद उसने कितना छोड़ा है, बी और सी को छोड़ा है। नहीं वो आई है ना, हाँ ओके आई, तो क्या आ जाएगा एल। ठीक है, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन में नहीं है तो CLL है। तो ये क्या कैसे 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 समझ में आया ये। हाँ मतलब क्या कर रखा है कि तुमने जो इसके बीच में और इसके बीच में संबंध है, जो इसके बीच में और इसके बीच में संबंध है, और जो इसके बीच में इसके बीच में संबंध है, वही संबंध इन तीनों के बीच में जो आएंगे वो उनमें होगा, वही इसका आंसर होता है। ABCD लिखनी इसके लिए निहायत ही जरूरी है, ये पहले ही लिख देनी क्योंकि एक क्वेश्चन में जरूर आना है ऐसा, तो जरूर उसकी ABCD पहले ही लिख देनी है। ठीक है, 48 हो गए, बढ़ते हैं 49 की तरफ। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। वह मेरी पुत्री का पिता, पुत्री का पिता तो मैं ही हो गया ना, का पुत्र है, यानी वो जो था वो मेरा ही लड़का था। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता है उसका क्या है, पिता है। कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको अपने आप पे या अपने किसी रिश्तेदार पे, उसने बोला कि वो मेरी बुआ का लड़का है, तो तुम्हारी बुआ का लड़का तुम्हारा क्या लगता है, उसको अपने आप पे वो कर लो, तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, जब कंफ्यूजन होता है तो जब अगर मेल ए, कभी बार क्या होगा वो देगा कि ए का भांजा बी था, यहाँ पर तो नाम पता चल रहा है, नाम पता चल रहा है कि भाई राजू बोल रहा तो लड़का होगा, लेकिन जब वो बोलते हैं ए का भांजा बी है, बी की दीदी सी है, तो तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बी लड़की है कि सी लड़की है। तो उस समय तुमने जब लिखना है तो बी को प्लस लिख देना लड़का है, सी को माइनस लिख देना लड़की है, अपनी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट वन। गलत अंक ज्ञात करो। गलत अंक ज्ञात करो, कौन सा रॉन्ग वर्ड है भाई इसमें, कहाँ दिक्कत है। देखो 2, देखो इसको सीरीज को पकड़ लो सीधा, 2 3 और 2 5, 5 10 5 और 7 17 और 9 26 और 26 और 11 37, 37 और 13 50, 50 और 15 65 होना चाहिए था यहाँ पर, होना है। ये देखो कैसे, 3 बड़ा 5 बड़ा 7 बड़ा 9 बड़ा 11 बड़ा 13 बड़ा 15 बढ़ना चाहिए था, 50 और 15 65 होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया 64 है, तो यही गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि आने वाले पेपर में जिसकी लगभग इसमें से 40 क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब क्वेश्चन का पूरा पैटर्न यही होगा, हो सकता है कोई चीज़ जैसे कि तैसी रिपीट भी हो जाए। मैथ्स में ही थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, वो इसलिए होता है कि डिजिट थोड़ी चेंज हो जाती है। बाकी ताजमहल आगरा में है तो वो आगरा में ही रहेगा, चाहे किसी भी भाषा में है। ठीक है।